बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है ये मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से एक इंतहाई अहम लीगल कंसेप्ट है पोजेशन। इसको जब भी हम देखते हैं तो ये दो कंसेप्ट्स इकट्ठे चलते हैं, एक है पोजेशन का और एक है ओनरशिप का। हम लोग अक्सर इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन ये दोनों अलग कंसेप्ट्स हैं। पोजेशन हासिल करने का तरीका अलग है, ओनरशिप हासिल करने का तरीक़ाकार अलग है। आल दो जो पोजेशन है ना, इसके बारे में कहा जाता है दैट पोजेशन इज़ द 9th 10th ऑफ ओनरशिप। इट मीन्स कि पोजेशन जो है ना, आपकी ओनरशिप को ज़ाहिर करने का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। क्योंकि आम तौर पर जब किसी के पास पोजेशन होती है तो हमारा जनरल कंसेप्ट यही जाता है कि शायद ये इसका मालिक है। अब कोई बंदा अपने बाप की गाड़ी लेकर आता है, जब हम उसको गाड़ी में देखते हैं हमारे जहन में कंसेप्ट यही जाता है कि ये इसकी गाड़ी है। डिफरेंट लोग वीगो की तस्वीरें उसमें खड़े होकर लगा देते हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है, तो ये पता चलता है कि शायद जनाब ये इन्हीं की गाड़ी हो। बाद में पता चलता है तो खाली 70 है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन वो जो पोजेशन है, वो जो कब्ज़ा है, वो क्या शो करता है, वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। एक कब्ज़े को देखकर लगता है कि शायद ये शख्स इसका ओनर हो, लेकिन ये अलग कंसेप्ट है। कब्ज़ा आपको पता है कि कैसे हासिल किया जा सकता है। कब्ज़ा ज़ोर ज़बरदस्ती से भी हासिल किया जा सकता है, कब्ज़ा चोरी से भी हासिल किया जा सकता है। जब कोई शख्स किसी चीज़ की चोरी करता है तो काबिज़ तो वो हो जाता है, बट कभी भी वो उसका मालिक नहीं हो सकता। मलकियत या ओनरशिप, ये जो ओनरशिप है ये क्या चीज़ है, ये मलकियत है। और पोजेशन क्या है, ये आपका कब्ज़ा है। कब्ज़े का मैंने आपको बताया कि कब्ज़ा ज़ोर ज़बरदस्ती से भी हासिल किया जा सकता है, सही तरीके से भी हासिल किया जा सकता है, गलत तरीके से भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन जो मलकियत, अच्छा मलकियत और इसमें कब्ज़े में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है। जब हम कब्ज़े की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, इसमें जो मेन फोकस होगा कब्ज़े के अंदर वो एक लफ्ज़ के ऊपर होगा, पूरा फोकस। कब्ज़े के लिए जो सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो ये है एक्सक्लूसिव कंट्रोल। कि जब आपके पास किसी चीज़ का एक्सक्लूसिव कंट्रोल होगा तो आप उसके क्या कहलाएंगे, आप उसके पोजेसर कहलाएंगे। अब ये जो घर है मैं इसका क्या हूँ, पोजेसर हूँ, इसका एग्रीमेंट मेरे नाम पर है। अगर मैं चाहूँ तो किसी भी शख्स को यहाँ से तक मालिक भी अगर मैं आए, जब आप अगर ये तो चलो एक हमने इसको एक पब्लिक एक इंस्टीट्यूट बना लिया है ना, अगर आपका एक फैमिली है और आप किसी से घर ले लेते हैं किराए पे, क्या उस घर में मालिक आपकी मर्ज़ी के बगैर आ सकता है? नहीं आएगा ना। इवन देन कि वो क्या है, उसका ओनर है। बट बात यह है कि पोजेशन जो चीज़ आपको देती है वो क्या देती है, वो एक्सक्लूसिव कंट्रोल दे देती है। एक ऐसा एक्सक्लूसिव कंट्रोल कि जब हम पॉलक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ए मैन इज सेड टू पोजेस आर बीइंग इन पोजेशन ऑफ एनीथिंग विच हैज़ द अपेरेंट कंट्रोल, कि जिसके पास अपेरेंट कंट्रोल होगा। अपेरेंट कंट्रोल में क्या होगा, आर फ्रॉम द यूज ऑफ विच ही हैज़ द अपेरेंट पावर ऑफ एक्सक्लूडिंग अदर्स। तो पोजेशन है ही क्या, कि वो पावर कि जिसकी वजह से किसी प्रॉपर्टी के ऊपर आपका जो कंट्रोल है वो एक्सक्लूसिव हो जाए, बिला शिरकत गैरे हो जाए, और आप उस प्रॉपर्टी से किसी को भी एक्सक्लूड कर सके। और पोजेशन हमें इतनी पावर देती है कि जब हम किसी चीज़ का पोजेशन लेते हैं तो इवन हम उसके मालिक को भी क्या कर देते हैं, उसको रोक देते हैं कि भाई तुम इंटरफेयर मेरे मामलात में, तुम्हें रेंट मिलता रहेगा, तुम बाकी मेरे मामलात में इंटरफेयर नहीं करो, मेरी फैमिली है तो मेरी परमिशन के बगैर इस घर में नहीं आ सकते। तो आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको भी बाहर निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो वो किस पावर ने आपको ये सब कुछ दिया, वो है पोजेशन। तो पोजेशन बेसिकली क्या है, पोजेशन एक ऐसा इख्तियार है कि जिसके ज़रिए से आप किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सक्लूसिवली कंट्रोल कर सकते हैं। आप ऑल अदर पर्सन को एक्सक्लूड कर सके, वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी पोजेशन कहलाएगी। अब पोजेशन एक्चुअल जब हमने पढ़ना है कि पोजेशन हासिल करने के तरीके कौन से हैं, किन किन तरीक़ों से पोजेशन लॉ के अंदर हासिल की जा सकती है, तो जो मेन तरीके हैं वो 3 हैं पोजेशन हासिल करने के।
अब वो कौन कौन से तरीके हैं 3, वो हम देखते हैं कि पोजेशन हासिल करने के मेन तरीके क्या हैं और किस तरह हम इसको हासिल कर सकते हैं। मोड्स देखते हैं, मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन, कब्ज़ा या पोजेशन हासिल करने के तरीके। हमारे पास जो लॉ के अंदर मेन इसके तरीके हैं वो 3 हैं। पहला है टेकिंग, दूसरा डिलीवरी, और जो तीसरा तरीका है वो है ऑपरेशन ऑफ लॉ। इन 3 तरीकों से हम किसी भी चीज़ का जो कब्ज़ा है, मलकियत नहीं, इन 3 तरीकों से हम किसी भी चीज़ का कब्ज़ा ले सकते हैं। टेकिंग के अंदर जो पहली चीज़ है वो कौन सी है, वो है राइटफुल टेकिंग। इट मीन्स राइटफुल टेकिंग के ज़रिए से हम किसी भी चीज़ की पोजेशन हासिल कर सकते हैं। हमसे मुझे मोबाइल देना अपना, क्या मैं इसे कॉल कर सकता हूँ शाम तक? अगर मेरे पास है तो एतराज़ तो नहीं है? आपको चाहिए तो शाम तक मैं रख सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। ये क्या किया मैंने, अब मेरे पास इसकी क्या आ गई है, ओनरशिप नहीं है, क्या आई है, पोजेशन। और ये पोजेशन कौन सी है, मैंने किस तरीके से लिया, इसे टेक किया है और परमिशन से लिया है ना, तो ये कौन सी टेकिंग है, राइटफुल टेकिंग। तो जब आप किसी शख्स की इजाज़त, अब मलकियत तो नहीं मिली मुझे, ये तो हाथ में पकड़ते हुए डर लगता है गिर गया तो मैं पैसे कहाँ से दूंगा। तो अब क्या हुआ कि जब आप किसी शख्स से उसकी इजाज़त के साथ कोई चीज़ लेते हैं इस्तेमाल के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा टेकिंग। और टेकिंग के अंदर कौन सी टेकिंग है, राइटफुल टेकिंग। राइटफुल टेकिंग इसलिए है क्योंकि मैंने उस शख्स की परमिशन के साथ, इजाज़त के साथ, अब मैं इसको एक्सक्लूसिव यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर मुझसे कहे शाह कि जी फ़ोन मुझे दे दो, मैं कहूँगा नहीं, मैंने तो लिया है हमज़ा से, मैं आपको ये वापस नहीं करूँगा। मैं तो किसको दूंगा वापस, हमज़ा को दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि मैंने उससे राइटफुली इसको क्या किया है, टेक। क्या मैं इसका मालिक बनाऊँ, नहीं, मैं इसका क्या बनाऊँ, पोजेसर। और पोजेशन मैंने हासिल की है, कैसे हासिल की है, टेकिंग के ज़रिए से। और टेकिंग में कौन सा तरीकाकार मैंने इख्तियार किया है, राइटफुल टेकिंग। तो हम राइटफुल टेकिंग के ज़रिए से क्या है, कोई भी चीज़ उसको ले सकते हैं। दूसरा ओरिजिनल टेकिंग, सॉरी दूसरा रॉन्गफुल टेकिंग कर लेते हैं पहले। अब रॉन्गफुल टेकिंग क्या है, रॉन्गफुल टेकिंग में चोरी, डकैती, रॉबरी, जब कोई शख्स कोई चीज़ चोरी कर लेता है तो वो उसका मालिक नहीं बन जाता, वो उसका क्या बन जाता है, पोजेसर। लेकिन उसने विदाउट परमिशन किया, ले लो आप, उसने विदाउट परमिशन किया है तो वो क्या है, वो रॉन्गफुल टेकिंग है। जब हम किसी से फोर्सफुली, ज़ोर ज़बरदस्ती से उसकी चीज़ छीन लेते हैं तो चीज़ छीनने से भी कब्ज़ा हमारे पास आ जाता है, मलकियत तो नहीं आई ना। क्या चीज़ आया हमारे पास, कब्ज़ा। तो कोई चीज़ छीनने से कब्ज़ा हमारे पास आ गया। वो जो कब्ज़ा हमारे पास आया उस कब्ज़े को हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा कब्ज़ा है, ये है आपका रॉन्गफुल टेकिंग। फिर एक है ओरिजिनल टेकिंग। अच्छा, ये जो ओरिजिनल टेकिंग है इसी के लिए एक और लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है, और वो कौन सा लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, वो रेस नलियस का कंसेप्ट है। इसी के साथ रिलेटेड, ओरिजिनल टेकिंग के साथ एक चीज़ रिलेटेड है, रेस नलियस, मिलता जुलता, वो भी आपको मैसेज आप। ओरिजिनल टेकिंग क्या है, ओरिजिनल टेकिंग एक ऐसी चीज़ है कि जब कोई एक ऐसी चीज़ जो पहले किसी की मलकियत नहीं थी, और जब आप ना तो आपने किसी से इजाज़त लेकर ली, ना आपने वो चीज़ किसी से छीनी। आप जंगल में गए, आपने जाकर किसी जानवर का शिकार किया, तो जब आपने उस जानवर का शिकार किया तो आपको कब्ज़ा मिला या नहीं मिला, तो वो कौन सा कब्ज़ा है, क्या वो आपने किसी से छीना है, नहीं छीना। क्या वो आपने किसी से इजाज़त के साथ किया, नहीं। क्या वो जानवर किसी की मलकियत था, नहीं। तो आपने उसकी पोजेशन हासिल की है, और किस तरीके से हासिल की है, ओरिजिनल टेकिंग। जब आप दरिया से जाकर कोई मछली पकड़ के लाते हैं तो ये भी किस में आता है, ओरिजिनल टेकिंग, ठीक है। लेकिन किसी के मछली फार्म से लेकर आओगे तो वो कौन सी टेकिंग हो जाएगी, वो रॉन्गफुल टेकिंग हो जाएगी, क्योंकि वो किसी के मछली फार्म के अंदर होगा। तो अगर आप दरिया से, एक ऐसा दरिया कि जहाँ पर जेन्युइन ओरिजिनल कोई भी बंदा वहाँ से जाकर क्या कर सकता है, मछली पकड़ सकता है। अगर आप वो मछली पकड़ लेते हैं, किसी परिंदे का शिकार कर लेते हैं, कोई वाइल्ड एनिमल आप जो है वो, जो एक ऐसी चीज़ जिसको हम कहते हैं कि जो ओनरलेस ऑब्जेक्ट था, जो पहले किसी की मलकियत नहीं था, तो जब आप उस चीज़ को अपने उसमें कब्ज़े में लेकर आते हैं
तो वो कौन सी टेकिंग कहलाती है? ओरिजिनल टेकिंग कहलाती है। इसके साथ मैंने कहा कि एक मिलता जुलता कंसेप्ट है रेस्ट नलियस, वो भी मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा आगे चल के। पहले हम ये मोड्स देख लेंगे, ये मोड्स क्या है इसके। अब ये क्लियर हो गया कि हमारे मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन, ओनरशिप नहीं, पोजेशन हासिल करने के 3 तरीके हैं। पहला कौन सा था? टेकिंग, दूसरा डिलीवरी और तीसरा ऑपरेशन ऑफ लॉ। टेकिंग के अंदर फर्दर कितने तरीके हैं? 3। राइटफुल टेकिंग, जब हम कोई चीज़ किसी के साथ क्या करते हैं? परमिशन के साथ। या अगर हम बाज़ार में चले जाएं और बाज़ार में जाकर हम किसी दुकानदार को पेमेंट कर दें और पेमेंट करके वो चीज़ ऑल दो उसकी तो हमें ओनरशिप भी मिल जाती है ना, बट ओनरशिप के साथ साथ क्या चीज़ मिलती है? पोजेशन भी तो मिलती है। तो वो जो हम प्राइस पे करके बाज़ार से कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो कौन सी टेकिंग कहलाती है? इट इज़ कॉल्ड द ओरिजिनल राइटफुल टेकिंग। और उसके बाद रॉन्गफुल टेकिंग, जो भी गलत तरीके के साथ आप किसी चीज़ को चोरी के साथ, डकैती के साथ, रॉबरी के साथ, ज़ोर ज़बरदस्ती आप किसी से छीन लेते हैं, इट इज़ कॉल्ड द रॉन्गफुल टेकिंग। और एक ऐसी चीज़ जो पहले किसी की मलकियत नहीं थी, जब आप किसी वाइल्ड एनिमल को, किसी परिंदे को जब आप पकड़ते हैं तो आपके पास उसका जो कब्जा आता है, इट इज़ कॉल्ड द ओरिजिनल टेकिंग। अब आ जाते हैं किसकी तरफ? डिलीवरी की तरफ। अब जो ये डिलीवरी है, इस डिलीवरी के अंदर क्या है? 2 किस्म की डिलीवरी है। एक है एक्चुअल डिलीवरी, एक एक्चुअल, और एक हमारे पास होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। डिलीवरी 2 तरह से हो सकती है, या तो एक्चुअल डिलीवरी होगी और या होगी कौन सी डिलीवरी? आपकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें होती है ना डिलीवरी के हिसाब से। एक होता है एनिमस, जब भी हम बात करते हैं इस चीज़ की पोजेशन की, तो एक होता है एनिमस, इसको एनिमस पोजेडेंडी भी कहते हैं, और एक होता है कॉर्पस। अब ये एनिमस और कॉर्पस क्या चीज़ है? एनिमस कहते हैं जहनी एहसास को, और कॉर्पस क्या है? किसी चीज़ का फिजिकली, उस चीज़ का वजूद जो है वो क्या कहलाता है? कॉर्पस। अब मोबाइल दीजिएगा मुझे अपना। अब इस मोबाइल का कॉर्पस किसके पास है? मेरे पास आ गया कि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, बट इसका एनिमस किसके पास है? एनिमस स्टिल उस शख्स के पास है जो इसका ओनर है। अब इस मोबाइल के हवाले से इसका कॉर्पस किसके पास है? मेरे पास। और इसका एनिमस किसके पास है? वो भी मेरे पास। एनिमस क्या होता है? जहनी एहसास। और कॉर्पस क्या होता है? फिजिकल कोई चीज़। अब होता क्या है? होता कुछ इस तरीके से है कि जो आपकी एक्चुअल डिलीवरी है, एक्चुअल डिलीवरी में क्या होगा कि जब इसमें इमीडिएट पोजेशन आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है, कि व्हेन बोथ एनिमस एंड कॉर्पस आर ट्रांसफर्ड एट द सेम टाइम, तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका एक्चुअल डिलीवरी हो जाएगा। मतलब ये है कि ये घर मैं किसी को बेचता हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, और ये घर मैं किसी को बेचता हूँ, और उस शख्स को मैं इस घर में ला के खड़ा कर देता हूँ कि ले भाई ये घर है और ये इसकी चाबी है, और तुम इसके क्या हो आज के बाद? मालिक। तो मैंने उसको एनिमस भी दिया और साथ क्या दे दिया? फिजिकल उसको पोजेशन भी दे दी। तो ये कौन सी डिलीवरी हो गई? एक्चुअल। अब एक शख्स को मैं ले जाता हूँ नीचे अपनी गाड़ी के पास, और उसको मैं क्या करता हूँ? उसको मैं गाड़ी भी देता हूँ कि ये गाड़ी अभी बैठ सा, ये चाबी है, ये गाड़ी है, इसके कागजात हैं, चलो जी एग्रीमेंट भी साइन कर देते हैं। वो जो एग्रीमेंट है वो क्या है? वो है एनिमस। और वो गाड़ी का उसमें उसको बिठा देना चाबी समेत सामने खड़े करके, ये उसका क्या है? ये कॉर्पस है। तो उसको मैंने पोजेशन दे दिया, डिलीवर कर दी। कैसे डिलीवर की है? एक्चुअली। तो एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है कि एनिमस और कॉर्पस दोनों क्या होते हैं? एक साथ दे दिए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सूरतें भी होती हैं कि जिसमें हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी करते हैं। कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है? लॉ के अंदर फ़र्ज कर लेना, ताबीर कर लेना। क्या कर लिया हमने? फ़र्ज किया, ताबीर किया। तो अब यहाँ पर तो दोनों चीज़ें इकट्ठी गई थी ना। अब यहाँ पर क्या है? या एनिमस जाएगा या कॉर्पस जाएगा, और हम फ़र्ज़ करेंगे कि चीज़ डिलीवर हो गई। अब अगर किसी शख्स के साथ मैं करता हूँ गाड़ी के एक एग्रीमेंट करता हूँ, और उसको मैं कहता हूँ कि भाई क्या है कि मैं अपनी गाड़ी आप पर बेच रहा हूँ, ये मैंने अपनी गाड़ी आप पर क्या कर दी? बेच दी। ठीक है जनाब, खरीदनी है, ये लो, मैंने अपनी गाड़ी आप पर बेच दी। ठीक है, दिया इसको क्या है? मैंने गाड़ी की कीज़ दी है।
जब ये गाड़ी के लिए गया, मैंने कहा नहीं भाई हमारा तो एग्रीमेंट हुआ था, ये चाबी का हुआ था। तो चाबी का हुआ था या गाड़ी का हुआ था? गाड़ी का हुआ था। ये चाबी, इससे हम ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, इससे हम ये फ़र्ज़ करेंगे, इससे हम ये ताबीर करेंगे कि भाई मैं इसको एक्चुअली क्या दे रहा हूँ, मैं इसको एक्चुअली वो गाड़ी ही दे रहा हूँ। तो ये कौन सी डिलीवरी हो जाएगी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाएगी। कि अब जैसे मेरी एक प्रॉपर्टी है, वो कहाँ पर है? वो लाहौर के अंदर है, और मैं यहाँ पर किसी के साथ उसका एक एग्रीमेंट साइन करता हूँ, और वो एग्रीमेंट साइन करके उसको मैं खाली क्या देता हूँ? कागज़, एक स्टाम्प पेपर। ठीक है, वो कागज़ या स्टाम्प पेपर, उसका मतलब क्या है कि मैं उसको क्या दे रहा हूँ? अपनी ज़मीन दे रहा हूँ। तो वो कागज़ से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये कागज़ नहीं, दर हकीकत ये ज़मीन का सौदा हो रहा है। तो ये कौन सी डिलीवरी हो जाएगी? जिसमें हम अपनी तरफ से कुछ क्या कर लेते हैं, जिसमें हम कुछ अपनी तरफ से फ़र्ज़ करते हैं, वो कौन सी डिलीवरी हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? एक उसकी किस्म है ट्रेडेशो ब्रेवी मैनो। अब ये लैटिन वर्ड्स है, और मैंने हमेशा, वो अक्सर मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर आपकी जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी सही कर लें। तो मैं देहाती बंदा हूँ, भी थोड़ा सा गुजारा किया करें, जितना भी जोर लगा लो ये लैटिन वर्ड, और ये मुंह टेढ़ा कर के मुझसे बोला नहीं जाता। और मोर ओवर ये है कि ये मुंह टेढ़ा करके बोलना अभी वो है भी नहीं, क्योंकि जो हमारा एशियन एक्सेंट है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अब एक एक्सेंट के तौर पर रिकगनाइज हो चुका है। तो अब आप उसको जो है वो लाजमी नहीं कि आप उसको मुंह टेढ़ा करके ही बोले, तो थोड़ा बहुत गुजारा उस पर किया करें। अब ये ट्रेडिशनल ब्रेवे मेन्यू क्या है? ट्रेडिशनल ब्रेवे मेन्यू ये चीज़ है कि चलो ये तो मैं, तुम्हारे पास मोबाइल है, मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ हफ्ता 10 दिन। अब ये एक मेरा दोस्त है, स्टूडेंट नहीं है, दोस्त है, ठीक है। ये मेरे दोस्त ने ये चीज़ मुझे इस्तेमाल के लिए दी है। हम अक्सर अपने दोस्तों को देते हैं ना चीज़ें, इस्तेमाल के लिए देते हैं। तो उसने क्या दिया मुझे? कब्ज़ा। कब्ज़े में क्या दिया है? कॉर्पस दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? कॉर्पस। और उसके बाद वो क्या करता है? कुछ दिन बाद कहता है रहमान कि सर वो मुझे ये फ़लाँ मसला, ये अक्सर वो मैसेज आ रहे होते हैं ना इसके, कि सर वो ज़मीन के तहसीलदार के, रेवेन्यू के, ये वो फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो चलो पहले तो मैं कोई ना कुछ मैंने जवाब देना सबको छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, अब मुफ्त वाला काम ख़त्म कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब कोई बात होती है, कहते हैं सर आपने मुझे आज बड़ी अच्छी चीज़ बताई है, तो वो जो मोबाइल मैंने आपको दिया था ना, वो आपका हो गया। मैं उसको फिर कबूल कर लेता हूँ कि ठीक है जी, वो मोबाइल मेरा। देखो मेरी शराफत है, मैंने एप्पल वाला फ़ोन नहीं, मैंने तो ये सादे वाला फ़ोन लिया उससे। तो अब ये क्या हुआ कि जब आपकी चीज़ आपके किसी दोस्त के पास थी इस्तेमाल की गर्ज से, और आप बाद में उसे कहते हैं कि यार तुम इस चीज़ को क्या कर लो, अभी रख लो, तो ये जो डिलीवरी हुई ये कौन सी हुई? इसको हम कहते हैं ट्रेडिशो ब्रेवे मेन्यू। कि इन दिस केस पोजेशन इज सरेंडर्ड टू वन हु हैज़ ऑलरेडी इन पोजेशन। मैं ऑलरेडी इन क्या हूँ? पोजेशन। लेंट यू अ बुक, योर फ्रेंड लेंट्स यू अ बुक। आपका नहीं, यहाँ पर मेरे फ्रेंड ने क्या किया है? मोबाइल दिया है, ठीक है। योर फ्रेंड लेंट्स यू आ मोबाइल, उसने मुझे मोबाइल दे दिया। आफ्टर मर्ड मेक्स आ प्रेजेंट ऑफ इट टू यू, और उसके बाद वो उसको तोहफा कर देता, कहता है मैंने आपको वो क्या दे दिया सर? सर तो नहीं ना, वो तो फ्रेंड ने दिया ना, तो तोहफा दे दिया। अब ये डिलीवरी तो हुई, इसमें पहले क्या आया था मेरे पास? कॉर्पस। और जब इसने ये चीज़ मुझे दी, तोहफा कर दी, तो क्या चीज़ आ गई मेरे पास? इसका एनिमस भी आ गया। तो ये क्या हो गया? ट्रेडिशनल ब्रेवे मेन्यू, कि जिसमें वो जो पहले चीज़ दी गई थी हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जी वो अब क्या हो गया, इस बंदे तक वो चीज़ डिलीवर होगी, तो मैं इसका क्या बन गया? पोजेसर बन गया। तो ये पोजेशन हासिल करने का कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का पहला तरीका है ट्रेडिशो ब्रेवी मेन्यू। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूटरम पोजेसरम। ये ले लो, कॉन्स्टिट्यूटरम पोजेसरम। अब ये कॉन्स्टिट्यूटरम पोजेसरम क्या चीज़ होती है? अक्सर हम लोग बाज़ार में जाते हैं, चीज़ें, जब बाज़ार में हम गए कोई भी चीज़ लेने के लिए, और वो चीज़ ऑलरेडी जिस दुकानदार के पास पड़ी उसी की मलकियत है ना। अब शाह साहब बाज़ार चले गए, वहाँ से इन्होंने एक वॉशिंग मशीन परचेज़ कर ली, बेगम के साथ थे। वॉशिंग मशीन के बाद बेगम को याद आया, ओह मैंने तो जूता भी लेना है। अब अगर वॉशिंग मशीन सर पे रख के जाओगे तो मुश्किल तो होगा, ठीक है।
और अगर जूता ना लिया तो फिर कैसा ख़राब है, फिर भी तो मामला ख़राब है ना। तो पहली चीज़ क्या ज़रूरी है, वाशिंग मशीन या जूता? हाँ जूता ज़्यादा ज़रूरी है ना, नहीं मिलेगा तो किससे ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो अब ये क्या है कि आप वो वाशिंग मशीन उठाकर जाओगे, आप दुकानदार को रिक्वेस्ट करोगे यार इसको अपने पास रख लो, पेमेंट कर दी यार इसको अपने पास रखो और मैं वो बाज़ार से एक दो चीज़ें और लेनी मैं लेकर वापस आपसे आकर क्या करूँगा। हम इस तरह करते हैं या नहीं करते? अक्सर करते हैं। अब फ़र्क देखना, जो हमने ट्रेडिशनल ब्रेवी मेन्यू देखा था उसमें पहले क्या चीज़ आई थी हमारे पास? कॉर्पस। और एनिमस कब आया था? बाद में आया था। और जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूटरम पोजेसम की, तो इसमें क्या चीज़ है? इसमें हमारे पास पहले क्या आया? एनिमस लेकर हम चले गए। कॉर्पस इज स्टिल विद दैट शॉपकीपर, कॉर्पस अभी उसी के पास पड़ा हुआ। हम अक्सर ऐसा करते हैं ना, जब हम बाज़ारों में जाते हैं चीज़ें ख़रीदते हैं तो हम एक दुकानदार से कुछ चीज़ परचेज करके उसको बात कहते हैं जनाब ये चीज़ मेरी होगी, ये पेमेंट आप अपनी ले लो और इसको अपने पास ही रख लो, मैं बाकी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ और फिर मैं आपसे आकर ये चीज़ ले लूँगा। बट अब उस चीज़ का स्टेटस चेंज हो गया। पहले उसकी पोजेशन थी किसके पास? शॉपकीपर के पास। अब आपके पास पोजेशन आ गई, आपको डिलीवर हो गया, लेकिन डिलीवर तो हुआ ही नहीं है। तो आपने वो जो पेमेंट की दैट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। हम फर्ज करेंगे कि वो चीज़ आपको मिल गई, बट उसका मिला क्या? उसका मिला आपको एनिमस। और जब आप एनिमस पहले लेकर जाते हैं, इट्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूटरम पोजेसरम, कि एक हम कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे कि आपको पोजेशन मिल गई है, आल तो मिली नहीं है बट हम फर्ज कर लेंगे कि आपको पोजेशन मिल गई है। और एक तीसरी चीज़ होती है, वो होता है अटॉर्नमेंट। ये अटॉर्नमेंट क्या होता है? अटॉर्नमेंट में 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? 3। हम लोग अक्सर बाज़ारों में चीज़ें ख़रीदने के लिए जाते हैं। अगर आप किसी उस बड़ी शॉप पर जाएं, होलसेल वाले के पास, उनका एक तरीकाकार होता है कि जो उनका डिस्प्ले सेंटर होता है वो अलग होता है और उनके जो वेयर हाउस या गोदाम होते हैं वो क्या होते हैं? अलग, और अक्सर कहीं दूर होते हैं। जब आप चीज़ वहाँ से पसंद करते हैं, कोई भी चीज़ जब आप पसंद कर लेते हैं तो वो आपको क्या करता है? एक आपको चिट बना कर देता है कि जी आप मेरे गोदाम पर चले जाएं, ये बिल दिखा दें, ये चिट दिखा दें, और वो शख्स आपको क्या करेगा? उसकी डिलीवरी दे देगा। ऐसे ही होता है ना। तो वो जो थर्ड पर्सन के थ्रू एक बंदा मेरे पास आता है, मैं उसके साथ क्या करता हूँ? मैंने बिलावल के साथ गाड़ी का वो एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट करने के बाद मैं बिलावल को कहता हूँ कि यार तुम बाजार में चले जाओ, फलां शोरूम पे मेरी गाड़ी खड़ी है, वो आपको डिलीवर कर देगा। तो अब ये कौन सी डिलीवरी हो गई? अब ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगी। और किस तरीके के साथ हो गई? अटॉर्नमेंट। अटॉर्नमेंट क्या होता है? अटॉर्नमेंट आपका ये होता है कि देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ मीडिएट पोजेशन फ्रॉम द ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी while the immediate possession remains outstanding in some third person in the hands of third person। एक्चुअल जो पोजेशन है वो थर्ड पर्सन के पास है और मैं आपको रेफर करता हूँ कि आप उस थर्ड पर्सन के पास चले जाएं और वहाँ से जाकर वो चीज़ क्या करें? आप ले लें। तो वो बिल इस चीज़ के लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको डिलीवर हो गया, लेकिन डिलीवरी आपने लेनी कहाँ से है? किसी थर्ड पर्सन के साथ। तो ये कौन सी डिलीवरी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाएगी। और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या चीज़ होता है? ऑपरेशन ऑफ लॉ में ये होता है कि इफ़ अ पर्सन डाइज द पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द सक्सेसर्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जब कोई शख्स किसी का वालिद का इंतकाल होता है, अब एक चीज़ जहन में रख लें कि बाज़ औक़ात जिस तरीके से पोजेशन ट्रांसफ़र होती है ना, ओनरशिप भी साथ ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम तो खाली क्या पढ़ रहे हैं? पोजेशन। ऑल दो ऑपरेशन ऑफ लॉ जब आता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ में जब एक शख्स उसका बाप मरता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसको क्या होती है? उनको औलाद को मिल जाती है। तो उसमें पोजेशन भी आती है और साथ साथ क्या चीज़ आती है? ओनरशिप भी आ जाती है। लेकिन बाज़ वक़्त ओनरशिप नहीं भी आती क्योंकि उसके बाप ने कोई चीज़ किराए पर ली होती है, तो वो पोजेसर तो बन जाता है बट उसका ओनर नहीं बनता। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या है कि जिसमें आपकी मर्जी नहीं थी, एक लॉ का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कोई कानूनी अमल हुआ, कि जैसे कानूनी अमल सक्सेशन है कि एक शख्स के मरने के बाद उसका जो सक्सेसर है वो उसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा? ओन करेगा, पोजेस करेगा। तो उस शख्स के मरने के साथ इन द शेप ऑफ सक्सेशन आपको वो चीज़ मिल गई, आपको वो चीज़ मिली, पोजेशन मिली, लेकिन उसमें आपने कोई ख़रीदा नहीं, टेक नहीं किया, बल्कि क्या हुआ? ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून का एक जो अमल था वो हुआ और उस एक्ट ऑफ लॉ की वजह से वो चीज़ आप तक क्या हो गई? डिलीवर होगी, उसकी पोजेशन आपको क्या हो गई? ट्रांसफ़र हो गई। तो ये पोजेशन हासिल करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? 3।
पोजेशन है क्या कि जब आपके पास किसी भी चीज़ का एक्सक्लूसिव कंट्रोल हो, बिला शिरकत गैरे, आप किसी भी चीज़ को क्या कर सके। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रख लें, ओनरशिप और पोजेशन, उसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क है ना, पोजेशन क्या है? पोजेशन ये है कि आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं। मैंने इससे मोबाइल ले लिया, मैं इसका क्या हो गया हूँ, पोजेशन। मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसकी परमिशन से लिया है। एक्सक्लूसिव कंट्रोल तो है। अब ये मोबाइल किसका है? इसको भी मैं इस्तेमाल तो कर सकता हूँ। तो पोजेशन मेरे पास दोनों की है, ठीक है। लेकिन अब देखना ये है कि मेरे पास ओनरशिप है या नहीं है। तो अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़, क्या मैं इसको अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ कर सकता हूँ? क्या मैं इसकी तस्वीरें खोल कर देख सकता हूँ? क्या मैं इसके व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ सकता हूँ? हाँ, वो जो लॉक में तुमने रखी हुई चीज़ें, क्या मैं वो देख सकता हूँ? नहीं, मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ कर सकता हूँ। फैमिली कॉन्टैक्ट्स होंगे आपके, क्या मैं वो कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी, डेफिनेटली हम लोगों की एक आदत है, हम अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम किस तरह सेव करते हैं? अम्मी जान, अबू, एक हमारा एक कॉमन है ना। तो आपने भी इसी नाम से सेव किए होंगे, सिस्टर, सिस किया होगा, ब्रदर। तो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स है ना, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ इस तरह, कोई भी परमिट तो नहीं करेगा ना। तो अब क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ? अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़? इनडेफिनेट टाइम। इसको मैं जब तक चाहूँ मैं क्या कर सकता हूँ? इस्तेमाल। क्या मैं इसको इनडेफिनेट टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो जो ओनरशिप है ना, ओनरशिप के लिए क्या चाहिए? यूज़ तो दोनों में आ गया, लेकिन बाज़ वक़्त ओनरशिप में यूज़ नहीं चाहिए, बल्कि यूज़ चाहिए ही नहीं होता। क्यों नहीं चाहिए होता? कि जो शख्स इस घर का मालिक है, क्या उसके पास पोजेशन है? नहीं है। तो ओनरशिप के लिए पोजेशन की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, आल दो किसी के पास पोजेशन हो तो हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि शायद इसका ओनर भी होगा, है नहीं, होगा। लेकिन ओनरशिप के लिए क्या चाहिए? उसके लिए एक्सक्लूसिव यूज़ नहीं चाहिए। पोजेशन के लिए क्या चाहिए? एक्सक्लूसिव यूज़। ओनरशिप के लिए क्या चाहिए? अनरेस्ट्रिक्टेड पावर चाहिए, इनडेफिनेट यूज़। कौन सा यूज़? इनडेफिनेट, अनलिमिटेड यूज़। और सबसे बड़ी जो चीज़ है ओनरशिप की, वो है अनरेस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ डिस्पोज ऑफ। क्या मैं इसको डिस्पोज ऑफ कर सकता हूँ? क्या मैं ये किसी को गिफ्ट दे सकता हूँ, तोहफा दे सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, फेंक सकता हूँ? नहीं कर सकता। ये मैं चाहूँ तो किसी को भी तोहफा दूँ अपनी मर्जी से। इसको क्या किसी ने लेना है वैसे तोहफा? इस काबिल तो नहीं है कोई, है इतना इस जो मुझसे भी गरीब हो, हाँ, जो इस मोबाइल को भी कहेगा सर ठीक है, खैर है, दे तो काम चल जाएगा। तो क्या हुआ उसमें? ये चीज़ है कि अब मैं इसका क्या हूँ? ओनर हूँ। ओनर क्यों हूँ? क्योंकि मैं इसको जिस तरह चाहूँ इस्तेमाल करूँ, पहली बात। जितने अरसे के लिए चाहूँ इसको इस्तेमाल करूँ, दूसरी बात। जिस तरह चाहूँ इसको डिस्पोज ऑफ करूँ, तीसरी बात। और उसके बाद डोमिनेशन है मेरी या नहीं है? मैं इस पर डोमिनेंट हूँ? क्या इस पर मैं डोमिनेंट हूँ? नहीं। ये मुझे यूज़ करते हुए क्या कह सकता है? सर प्लीज़ ये वाली चीज़ ना खोलें, रोक सकता है ना। डोमिनेंट नहीं हूँ, बट इसके लिए मैं क्या हूँ? डोमिनेंट हूँ। डोमिनेशन। तो ओनरशिप के एसेंशियली क्या हो गए? चेंज हो गए। और पोजेशन के एसेंशियल्स क्या हो गए? चेंज हो गए। तो पोजेशन, ओनरशिप को तो खैर हम कल पढ़ेंगे कि ओनरशिप को हासिल करने के क्या तरीक़ेकार हैं। जहाँ तक बात है पोजेशन की, तो पोजेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इट इज़ द एक्सक्लूसिव कंट्रोल, द पावर टू एक्सक्लूड समवन, कि जिसके ज़रिए से आप किसी को भी निकाल बाहर करें और आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सके यूज़ की हद तक। तो वो आपकी क्या है? पोजेशन है। और पोजेशन हासिल करने के लिए मैंने आपको क्या बताया? टेकिंग, राइटफुल, रॉन्गफुल और ओरिजिनल टेकिंग। उसके बाद डिलीवरी, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। और उसके बाद क्या आ गया? ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब हम एक चीज़ इसमें और देखते हैं, रेस नलियस का कंसेप्ट क्या कहता है। ये पोजेशन के अंदर ये क्या चीज़ है? रेस नलियस। ये भी एक लैटिन वर्ड है, लैटिन टर्म है। तो अब ये क्या इसके बारे में कहता है? अब रेस नलियस का कंसेप्ट है फर्स्ट फाइंडर ऑफ द थिंग के हवाले से है। अब ये फर्स्ट फाइंडर ऑफ द थिंग्स, क्या मतलब है इसका? कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फर्स्ट फाइंडर ऑफ द थिंग हैज़ अ गुड टाइटल टू दैट थिंग अगेंस्ट ऑल बट द ट्रू ओनर। मतलब ये है कि अगर यहां पर कंसेप्ट आता है फर्स्ट फाइंडर का। अच्छा, इसमें थोड़ा सा भी पहले मैं आपको फ़र्क बता दूं।
मैंने कहा था कि ये चीज़ थोड़ी सी मिलती है, किसके साथ मिलती है? टेकिंग के अंदर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी। टेकिंग के अंदर कौन सी चीज़ मैंने आपको बताई थी? ओरिजिनल टेकिंग। लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि ओरिजिनल टेकिंग भी तो आप फर्स्ट फाइंडर ही होते हैं ना। आप जब किसी परिंदे को पकड़ लेते हैं, किसी मछली को पकड़ लेते हैं, तो आप पहले तो हो गए, लेकिन एक्चुअली जो ओरिजिनल टेकिंग का कंसेप्ट आता है ये कहाँ पर आता है? ये वहाँ पर आता है कि जहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? ओनरलेस, कि जिसका पहले से कोई ओनर था ही नहीं। बट जो रेस नलियस है ये एक ऐसी चीज़ है जिसका ओनर कोई और है, उसका ओनर कोई और है, और उससे वो चीज़ क्या हो जाती है? उससे वो चीज़ हो जाती है गुम। तो जिस शख्स को पहले वो चीज़ मिलेगी, द फर्स्ट फाइंडर ऑफ द थिंग हैज़ अ गुड टाइटल, लेकिन उसका जो टाइटल है बाकी लोगों से ज़्यादा है, बट इस ओनर से ज़्यादा नहीं है। अगर मैं कहीं जा रहा था, मुझे रास्ते में एक मोबाइल मिल जाता है, मेरी उस पर पहले नज़र पड़ जाती है, मैं वो मोबाइल उठा लेता हूँ, तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट फाइंडर। अब मेरे पीछे बिलावल भी था, हमजा भी था, शाह भी था, याज भी था, 4 लोग थे, लेकिन इन सबसे पहले मैंने उठा लिया। तो अब क्या हुआ? किसका टाइटल उसके ऊपर ज़्यादा हुआ? वो सिंपल, पतंग वगैरह इधर तो कम है, बलूचिस्तान में, पंजाब में पतंग होते हैं ना, जो पहले पकड़ लेता है किसको होता है? तो दूसरे वाला बाद में क्या करता है? और कुछ नहीं करता, उसमें मुक्का मार के फाड़ दे। तो वो तो कर सकता है ना कम से कम, लेकिन एक्चुअल टाइटल किसका होता है? फर्स्ट फाइंडर का। जिसने पहले पकड़ लिया वो उसका हो गया। इन द सेम वे जब कोई चीज़ 4-5 दोस्त जा रहे हैं, जिसने वो चीज़ पहले उठा ली, जिसने पहले उठाई वो चीज़ किसकी हो गई? उसकी हो गई। तो ही हैज़ गुड टाइटल, जो उसके साथ लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर सामने से ओनर है, कहे भाई ये मोबाइल मेरा है, तो उस सूरत में किसका है हक ज़्यादा? उस ओनर का। हाँ, यहाँ पर एक और भी इसकी एक्सेप्शन है। वो ये एक्सेप्शन है कि एक शख्स है, उसने अपने पास कोई नौकर रखा हुआ है, सर्वेंट है। तो अब अगर उसके घर से कोई चीज़ ऐसी निकलती है कि जो किसी की और की आकर गिरी है, तो उस पर जो हक होगा वो किसका होगा? उस पर हक होगा उस ओनर का, ना कि उस सर्वेंट का। मतलब बाहर से कोई चीज़ आई है और वो आकर क्या किया है, उस शख्स के घर में एक चीज़ गिर गई, कोई उसके अंदर कोई कीमती चीज़ है, या किसी ने कोई मोबाइल शोबाइल फेंका, ऐसे गुजरते हुए कोई अमीर बंदा था जनाब, उसने वो जो अक्सर होता है ना, उसने ऐसे मोबाइल किसी के घर में फेंक दिया। जैसे वो जी तो पाकिस्तान में नहीं कर रहे होते, ये मोबाइल पकड़ो और ये फलां चीज़ पकड़ो, तो वो आ जाता है। अब वो जो मोबाइल किसी के घर में गिरा और वो आकर किसने उठा लिया? सर्वेंट ने। अब सवाल ये उठा कि फर्स्ट फाइंडर कौन है? सर्वेंट है। बट सर्वेंट किसके घर में है? बिलावल साहब के घर में है, तो उसके ऊपर हक किसका है? बिलावल का। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं। जनरली ये है कि रेस नलियस का कंसेप्ट ये कहता था फर्स्ट फाइंडर ऑफ द थिंग हैज़ अ गुड टाइटल, लेकिन उसका टाइटल ओनर के टाइटल से ज़्यादा नहीं है। तो अगर ओनर आएगा तो उसको वापस करेगा, और अगर ये फर्स्ट फाइंडर कौन है? कोई सर्वेंट है, और इसको जो चीज़ मिली है, लेकिन शर्त ये है कि वो चीज़ इसको कहाँ से मिली हो? उस ओनर की किस जगह से मिली हो? ये नहीं कि बिलावल का सर्वेंट बेचारा बाजार में गया, उसको पहाड़ से कुछ मिला और बिलावल ने कहा नहीं नहीं ये तो मेरा हक है। तो वो हक तुम्हारा उस वक्त होगा कि जब उसको चीज़ कहाँ से मिलेगी? उस ओनर की प्रॉपर्टी से मिलेगी। तो ओनर की प्रॉपर्टी पर जो चीज़ होगी वहाँ पे फर्स्ट फाइंडर का कंसेप्ट फिर चेंज हो जाएगा। तो ओनर हैज़ अ गुड टाइटल, ऑल्दो ही इज़ नॉट ओनर ऑफ दैट थिंग, बट ही इज़ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी जहाँ से वो चीज़ क्या है? फर्स्ट फाइंडर को मिली है। तो इसका टाइटल, सबसे बेहतरीन टाइटल किसका है? एक्चुअल ओनर का। उसके बाद ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी जिसके सर्वेंट को चीज़ मिली। उसके बाद जो फर्स्ट फाइंडर ऑफ द थिंग होगा उसका टाइटल बाकी लोगों से क्या होगा? ज़्यादा होगा। वो उस चीज़ को इस्तेमाल करने का ज़्यादा हक रखता होगा। ये क्या कहते हैं? रेस नलियस। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है? काइंड्स ऑफ पोजेशन। मैंने इसमें एक लिखा है, आज हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाए कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोजेशन। बिस्तरा शिस्तरा ला दें आपको, कोई बेड शेड का बंदोबस्त कर लो यार। काइंड्स, काइंड्स ऑफ पोजेशन में जनाब हमारे पास जो पहली जो मेन है वो इमीडिएट और मीडिएट
एक होती है इमीडिएट पोजेशन और एक होती है हमारे पास मीडिएट पोजेशन। अब ये इमीडिएट पोजेशन और मीडिएट पोजेशन में क्या फ़र्क है? इमीडिएट पोजेशन और मीडिएट पोजेशन, ओनरशिप को फिलहाल छोड़ दें। मेरे पास इसका एनिमस भी है और क्या चीज़ है, कॉर्पस भी है। तो कौन सी पोजेशन है मेरे पास? इमीडिएट। रहमान आपने अपना मोबाइल बेचना है, कितने का बेचना है? 10,000 रुपये का। चलो ठीक है जी, मुझे 10,000 शाम को ले लेना। सेल हो गया। अब मेरे पास पोजेशन आ गई, कौन सी? ये है इमीडिएट, क्योंकि हमारा डील भी हो चुका है कि 10,000, क्योंकि सेल जो है ना, सेल हमने पढ़ा था ना कि सेल क्या है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द प्राइस पेड और प्रॉमिस टू बी पेड। जब प्राइस प्रॉमिस टू बी पेड होती है तब भी क्या होता है, सेल हो जाता है। तो ये कौन सा आ गया? इमीडिएट पोजेशन। ये कौन सी पोजेशन आ गई? इमीडिएट पोजेशन आ गई। शायद साहब आपने एक छोटा सा काम करना यार आज मेरा, ये मोबाइल ले लो। ये मोबाइल जो है ना वो भाई मेरा होगा एकेडमी में, आपने उसको दे देना यार, शाम को दे दोगे? अब इस वक्त इसकी पोजीशन किसके पास है? शाह साहब के पास है। ठीक है, तो ये कौन सी है? क्या मीडिएट है। व्हेन वन पर्सन होल्ड्स पोजेशन ऑन बिहाफ ऑफ द अदर, ये मेरी बिहाफ पे इसको होल्ड कर रहा है फॉर समवन एल्स। ये अगर मैं किसी को यहां पर पैसे देता हूं कि यार आप जाओ और बाजार से जाके मार्कर लेकर आ जाओ, आप जाओ और बाजार से जाकर फलां चीज़ लेकर आ जाओ, तो वो जो चीज़ लेकर आ रहा है तो उसके पास, बट वो इमीडिएट पोजेशन नहीं है। वो कौन सी पोजेशन है? वो मीडिएट पोजेशन है। जब आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव, आपका कोई सर्वेंट, कोई और बंदा आपकी बिहाफ पर चीज़ को पोजेस कर रहा होता है, इट इज़ कॉल्ड द मीडिएट पोजेशन। अच्छा, कंकरेंट पोजेशन। पहली बात यहां पर छोटा सा कंसेप्ट जहन में रख लें कि जब बात आती है ना कंकरेंट पोजेशन की, तो इसमें अक्सर लोग उसको गलत ले जाते हैं। और वो गलत कैसे ले जाते हैं? गलत इस तरह ले जाते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो मोबाइल है, इसकी जो पोजेशन है वो किसके पास है? मेरे पास। क्या सेम टाइम पर इसके दो ओनर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई को ओनर है या को पोजेसर है तो ये हो सकता है, बट दो बंदे कंकरेंटली क्रॉस पोजेशन वो क्लेम नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि सेम टाइम पर कहूं कि मैं भी इसका पोजेसर हूं और सेम टाइम पर एक और बंदा कहे कि हाँ मैं भी इसका क्या हूं, पोजेसर हूं। ये एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी में अगर ए कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और बी भी सेम टाइम पर कहे कि जी मैं इसका काबिज हूं और क्रॉस टाइटल में आ जाए, तो क्रॉस में कंकरेंट पोजेशन का कंसेप्ट नहीं है, ये गलत है। तो फिर क्या है कंकरेंट पोजेशन? क्या है? एक चीज आगे चल के हम पढ़ेंगे, ईजमेंट। ईजमेंट को क्या कहते हैं? हक्के आसाइश। हक्के आसाइश क्या होता है? किसी और शख्स की प्रॉपर्टी पर आपका हक, किसी और शख्स की प्रॉपर्टी पर जो आपका हक होता है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? हक्के आसाइश, ईजमेंट का राइट, जो आपको एक ईज प्रोवाइड कर रहा है। वो कैसे कि एक्चुअली जो प्रॉपर्टी है ये किसकी है? ए की। ए से ही कह रहा है कि प्रॉपर्टी किसकी है? ए की। ये जो बी है ये इस प्रॉपर्टी के अंदर से, शर्त ये है 20 साल। शर्त क्या होता है? 20 साल पाकिस्तान के अंदर। तो 20 साल से बी क्या यूज कर रहा है यहां से? राइट ऑफ वे। तो जब कोई शख्स किसी भी चीज के अंदर 20 साल तक विदाउट एनी इंटरप्शन ये रास्ता इस्तेमाल करता आ रहा है, तो अब जब ए का इंतकाल होता तो उसकी औलाद कहती नहीं जी हम तो बी को नहीं देते रास्ता, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। तो इस सूरत में बी जाके अदालत में मुकदमा लगाएगा किस चीज़ का? राइट ऑफ ईजमेंट का। तो इसका जब 20 साल तक आप किसी जगह का रास्ता वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका हक बन जाता है। फिर आप उस चीज़ को अपने राइट के तौर पे क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। तो अब कंकरेंट पोजेशन हो गई, लेकिन फ़र्क आया, ए इज़ द एक्चुअल पोजेसर और बी की पोजेशन है ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ राइट ऑफ वे। तो कंकरेंट तो है, सेम टाइम पर इस प्रॉपर्टी के ऊपर ए भी अपना राइट इस्तेमाल कर रहा है और बी भी अपना राइट इस्तेमाल कर रहा है, बट बी का राइट लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, और ए का जो राइट है वो लिमिटेड नहीं है। तो क्या है? लेकिन
कंकरेंट पोजेशन तो है ना दोनों के पास, इसके पास भी और उसके पास भी। फिर इसमें आ जाती है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। एक हमारे पास आ गई कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। बिलावल के पास क्या चीज़ है मेरी गाड़ी की? चाबी है ना। तो एक्चुअली क्या है, कंस्ट्रक्टिवली आपको मैंने क्या चीज़ दी है? कंस्ट्रक्टिवली गाड़ी दी है। तो ये जो तुम चाबी लेकर बैठे हो, तो चाबी के बदले में तुम मेरी गाड़ी की क्या लेकर बैठे हो? कंस्ट्रक्टिव पोजेशन लेकर बैठे हो। इसमें जो पोजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, मेन जो डिफरेंस भी है वो है एडवर्स पोजेशन, जो समझने वाली चीज़ है। एडवर्स पोजेशन, पोजेशन बाय प्रिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस का जो एक मेन कंसेप्ट है। ये जो एडवर्स पोजेशन का कंसेप्ट है, ये पहले पाकिस्तान के लॉ के अंदर भी था, है नहीं, भी था। हमारे मुल्क के कानून में एक कानून है, आपने पढ़ा होगा, लिमिटेशन एक्ट। उसका सेक्शन 28 वो किसके साथ एसोसिएटेड था? कंसेप्ट ऑफ एडवर्स पोजेशन। अब करंटली ये एडवर्स पोजेशन मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस, मॉडर्न लॉ में मौजूद है। बट जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ पाकिस्तान में, तो हमने इसको क्या डिक्लेयर किया? हमने इसको डिक्लेयर किया दैट इट इज़ एन अन इस्लामिक प्रोविजन, और लिहाजा हमने एडवर्स पोजीशन को क्या कर दिया? आर्टिकल 28 को ओमिट कर दिया, और पाकिस्तान से एडवर्स पोजीशन का कंसेप्ट क्या कर दिया? निकाल दिया। अब ये एडवर्स पोजीशन है क्या? लफ्ज़ क्या? एडवर्स का मतलब क्या होता है? एडवर्स पोजेशन यहां पर होता क्या है कि जब कोई शख्स पोजेशन की वजह से किसी चीज का मालिक बन जाए। किस वजह से? पोजेशन। उसके कुछ असूल थे हमारे कानून में, उसके लिए जो टाइम फ्रेम रखा गया था, ये समझ आ गया? तो साफ करूं ताकि आपको एडवर्स पोजेशन क्लियर हो जाए। हमारे कानून में इसका टाइम फ्रेम रखा गया था 12 साल। हर मुल्क ने अलग अलग इसका टाइम फ्रेम रखा हुआ है कि अब ये ए है और ये कोई प्रॉपर्टी है पी, ये कोई प्रॉपर्टी है पी, और ए जो है वो इस प्रॉपर्टी का क्या है? मालिक नहीं है, और वो क्या है? पोजेसर। अच्छा, पोजेसर तो हमने एक चीज़ देखी है छोटी सी, कि पोजेसर तो वो भी होता है जो किराएदार होता है, वो पोजेसर होता कि नहीं होता? ठीक है, लेकिन हमने अक्सर ये चीज़ भी तो देखी है। अब ये कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कोई शख्स, जो हमारे पास टाइम था 12 साल, कि अगर कोई शख्स 12 साल तक किसी प्रॉपर्टी का क्या रहेगा? पोजेसर, तो उसका जो हक है वो मालिक से ज़्यादा हो जाएगा और वो पोजेशन एडवर्स हो जाएगी। कि जो पहले वो पोजेशन किसके साथ बिलोंग करती थी? एक्चुअल ओनर के साथ बिलोंग करती थी, तो अब क्या होगा? वो एडवर्स में किसके पास चली जाएगी? ए के पास चली जाएगी। सिंपल अगर मैं आपको ये समझाऊं, एडवर्स पोजेशन ये कहता है कि अगर कोई शख्स 12 साल तक एक प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज रहेगा, तो वो शख्स उस प्रॉपर्टी का क्या बन जाएगा? मालिक बन जाएगा। एडवर्स पोजेशन के कंसेप्ट के ज़रिए से वो उसको हासिल कर लेगा। लेकिन अब अगली मिसाल मैंने आपको दे दी, हम लोग किराएदार होते हैं अक्सर 15-15, 20-20 साल क्या रहते हैं, तो क्या फिर वो किराएदार उसका मालिक बन जाएगा? यहाँ पर अब कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ असेंशियल्स हैं इस कंसेप्ट के भी। और पहला असेंशियल ये है कि ये जो ए के पास इस प्रॉपर्टी की पोजेशन है ना, वो क्या है? वो पोजेशन है, सबसे पहली बात किस तरह है? विदाउट परमिशन। कैसे है? विदाउट परमिशन है। मतलब जब हम किराएदार होते हैं तो हम विदाउट परमिशन होते हैं या विद परमिशन होते हैं? विद परमिशन। तो वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट। क्या हो गया? वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट। कि जो एक बार टेनेंट होगा वो हमेशा क्या रहेगा? टेनेंट रहेगा। वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट। तो वो तो परमिशन के साथ बैठा था ना। एडवर्स पोजेशन के लिए जरूरी है कि वो बंदा कैसे बैठे? विदाउट परमिशन। तो जब आप किसी जगह पर विदाउट परमिशन क्या करते हैं, किसी जगह पर आप विदाउट परमिशन जाकर बैठ जाते हैं, तो फिर क्या होता है? और फिर
ये जो विदाउट परमिशन भी है, जब आप विदाउट परमिशन बैठे तो लाजमी बात है जो मालिक होगा वो क्या करेगा, आपको उठाने की कोशिश करेगा ना। ये विदाउट परमिशन बैठे हैं, और अगली बात ये है कि वो आपका बैठना क्या है, विदाउट वायलेंस है, मतलब उस पर किसी को एतराज भी नहीं है। अगर कोई मालिक था तो उसको क्या करना चाहिए, तो उस पर एतराज 12 साल में करना चाहिए था। वो विदाउट परमिशन आप बैठे, विदाउट वायलेंस बैठे, और वो चीज़ आपने चोरी भी नहीं की थी। अगर आप कोई चीज़ चोरी कर ले तो फिर चाहे जितना अरसा मर्जी आप उस चीज़ को अपने पास रखेंगे, आप उसके चोर ही रहेंगे, आप उसके मालिक नहीं बनेंगे। तो क्या हो गया, विदाउट स्टेल्थ, चोरी भी आपने नहीं की, ना आपने चोरी की है, ना आप वायलेंस के ज़रिए से वहाँ पर आए हैं, और उसके बाद ना आपने किसी से कोई परमिशन ली थी, और पब्लिकली विदाउट इंटरफेरेंस, विदाउट इंटरफेरेंस पब्लिकली क्या कर रहे हैं आप, पब्लिकली उसको आप एक्सक्लूसिवली यूज़ कर रहे हैं। जब ये तमाम चीज़ें आप 12 साल तक किसी प्रॉपर्टी के लिए करेंगे तो एडवर्स पोजेशन कहता है कि आपका हक मालिक से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप एडवर्स पोजेशन में उस प्रॉपर्टी के क्या बन जाएंगे, ओनर बन जाएंगे। तो ये एक तरीका है पोजेशन हासिल करने का। यहाँ पर पोजेशन भी है, और पोजेशन के साथ साथ क्या चीज़ है, ओनरशिप भी आपके साथ ट्रांसफ़र हो जाती है। बट ये कंसेप्ट अन इस्लामिक था, क्योंकि इस्लाम कहता है कि जो बंदा मालिक है वो मालिक ही रहेगा, चाहे वो 100 साल बाद ही आकर अपनी मलकियत का इजहार क्यों ना कर ले। तो इसलिए आर्टिकल जो उसका सेक्शन 28 था लिमिटेशन एक्ट का, जो ये एडवर्स पोजेशन का कंसेप्ट दे रहा था, उसको हमने अन इस्लामिक करके क्या कर दिया, ओमिट कर दिया। तो अब क्योंकि हम तो वैसे मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में स्टिल एडवर्स पोजेशन का कंसेप्ट मौजूद है, लेकिन इस्लामिक या पाकिस्तान के अंदर ये एडवर्स पोजेशन का कंसेप्ट मौजूद नहीं है। तो क्या हो गया, काइंड्स ऑफ पोजेशन की जब हमने बात की, तो इमीडिएट, एनिमस, कॉर्पस दोनों एक साथ, मेडिएट कि जिसमें क्या चीज़ हुआ, आपके पास कॉर्पस या एनिमस कोई एक चीज़ आ रही है, किसी की बिहाफ पर आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। कंकरेंट कि जब दो शख्स एक प्रॉपर्टी पे राइट रखते हैं और राइट डिफरेंट है। और उसके बाद कंस्ट्रक्टिव कि जब कोई एक चीज़ आपको दी जाए, जैसे मेरे को चाबी दी और कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि उसको हमने क्या कर दिया है, गाड़ी दे दी है। या एडवर्स पोजेशन क्या होता है कि जब कोई शख्स 12 साल तक किसी चीज़ के ऊपर काबिज रहता है, कि जहाँ पर अगर वो विद परमिशन आया था तो फिर तो कभी भी नहीं, अगर विदाउट परमिशन आया और फिर उसको एक्सक्लूसिवली यूज़ भी करता रहा, विदाउट वायलेंस यूज़ करता रहा, सब लोगों को पता भी था, किसी ने उसके ऊपर एतराज़ नहीं किया, तो अभी भी आप ये देख लें ना, अभी जो सेटलमेंट हो रही है हमारे बलूचिस्तान के अंदर किस बुनियाद पर हो रही है, जो जिस जगह पर काबिज है और वो शो करता है जनाब हम वो दादा परदादा से इसके क्या है काबिज है, या 20 साल की वो अपना वो कब्जा शो करता है, तो सेटलमेंट में वो क्या की जाती है, प्रॉपर्टी उसके नाम पर दे दी जाती है कि ठीक है जनाब आप इस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। तो उसके सेटलमेंट में नाम लिखकर उसके ख़ानदान के नाम पर वो प्रॉपर्टी क्या की जाती है, लगा दी जाती है। तो ये कंसेप्ट था पोजेशन का। ओनरशिप का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ओनरशिप क्या है। ये पोजेशन के हवाले से था कि पोजेशन क्या है, पोजेशन में जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, एक्सक्लूसिव यूज़, एक्सक्लूसिव कंट्रोल, पावर टू एक्सक्लूड द अदर्स। जब आपके पास आएगी तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ है, कि ये आपका पोजेशन है।